हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल अकाउंट्स विद अभी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोगों को मेरा पुराना पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग के कमेंट्स ने, आपके शेयर्स ने, आपके सब्सक्रिप्शन ने मुझे बता दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो कंपनी अकाउंट्स के पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 2 जो है उसमें हम बात करने वाले हैं शेयर और उसके टाइप्स के बारे में। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिकैप। देखो, हमने क्या पढ़ा था, कंपनी क्या होती है, क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कंपनी के पीछे की डिटेलिंग क्या है, कैसे रहती है, कंपनी बनती कैसे है, प्रिपेयर कैसे होती है चीजें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन को क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगी। राइट दोस्तों, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शेयर और उसके टाइप्स की। तो बताओ मुझे, क्या आप ये जानना नहीं चाहते क्या कि सर शेयर्स क्या होते हैं? सर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा, ओके कम करता हूँ। शेयर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो फिर भी आप सीखना चाहते हो कि शेयर्स क्या होते हैं, तो देखो ध्यान से समझना भैया। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सर सबसे बड़ी बात जो है वो है पैसा, रोकड़ा, मनी। सबसे ज्यादा जो हमें पैसों की जरूरत होती है, तो हम बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में उस पर्टिकुलर पैसों को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो देखो बेटा, अब हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और याद करो, मेरा वो प्रोजेक्ट जो मैंने स्टार्ट करा था कि इस कंपनी को मैंने क्या नाम रखा था? खादी कपड़ा लिमिटेड। याद है, मैंने खादी कपड़ा लिमिटेड नाम का नाम रखा था मेरी इंडस्ट्री का। राइट, अब बेटा इस खादी कपड़ा लिमिटेड को 1000 करोड़ की जरूरत है, तो खादी कपड़ा लिमिटेड कहां जाएगी? भैया पैसों की जरूरत है, इतना पैसा बैंक मना बोल रहा है, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उनकी भी कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों के पास में रिक्वायरमेंट अगली जो आ रही है वो आ रही है, हम गए हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास। आरओसी ने बोला सर आप सेबी के पास जाओ, आपका प्रोजेक्ट सही है, आप रजिस्ट्रेशन कराओ और बाकी की सारी चीजें कराओ, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, तब जाके आप एक लीगल कंपनी बन जाओगे। राइट, तो हमने देखा सर हम मार्केट में आईपीओ लेकर आए। आईपीओ का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में इट इज नॉट आईपीओ, इट इज ई आईपीओ। ई आईपीओ का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हुआ? सर हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है, हम इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? If you are interested, then invest in our company। बात समझ में आई है? तो देखो भैया, हमने इस पर्पस से क्या करा, मार्केट में शेयर्स इशू करे। तो सर हमें ये बात समझ में आ गई क्या कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल को या कैपिटल को छोटे छोटे और भी छोटे और उससे भी छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो उन छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं? शेयर्स। से फॉर एग्जांपल, हमने 10 रुपए का एक शेयर डिवाइड करा, इसका मतलब यहाँ पर ये आया कि अगर 1000 करोड़ शेयर्स 1000 करोड़ के शेयर्स इशू करे हमने और 10 रुपए का एक शेयर है, तो हमें 100 करोड़ शेयर्स मार्केट में इशू करना पड़ेंगे। हाँ या ना? तो इसका मतलब सर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करो तो में क्या होगी? हमारे पेरेंट कौन है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अंदर में बताया गया है कि शेयर्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, शेयर्स को अगर हम जनरल टर्म्स में समझे तो इतनी सी बात है ये कि कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से, और सर अगर हम उसको टेक्निकल भाषा में समझे तो ये है डिवीजन ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस। तो भाई हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सर शेयर्स क्या होते हैं। राइट, अब हम लोग देखते हैं सर शेयर्स होते कितने प्रकार के। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ शेयर्स की मैं बात करता हूं तो सेक्शन 43 हमसे बोलता है, बोले सर आप बच्चों को ये बताओ कि शेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। अब इन 2 टाइप्स में सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? इक्विटी शेयर्स। और दूसरे कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या सर ये दोनों ही बिजनेस के मालिक हैं, ऑनर हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों ही बिजनेस के ऑनर, दोनों ही बिजनेस के मालिक हैं। तो सर फिर क्या फर्क है इन दोनों में? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझने की कोशिश करना कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, हमने इनका नाम रखा मेहमान, और यह है हमारी मम्मा। कौन है? मम्मा। ओके, तो देखो हमारे घर में जब मेहमान आए हैं तो मेहमान क्या आने पर खाना बना है। तो अब खाना जब बना है तो बेटा खाना बनाए तो सबसे पहले किसको मिलेगा ये खाना? मेहमान को। और अगर खाना फिर बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर्स को, बोले तो मम्मा को। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्योंकि खाने का नाम प्रॉफिट है। बिल्कुल, खाने का नाम है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर हमारी फॉर्म का हुआ तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। फिर अगर कुछ बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर
होल्डर्स को। समझ में आई बात कि मैंने इसका नाम मम्मा और इनका नाम मेहमान क्यों रखा? आया ना? बहुत बढ़िया। और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर्स की कोई डेफिनेशन बताओ या इक्विटी शेयर्स की कोई डेफिनेशन बताओ। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, राइट टू रिसीव, देखना वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड बिफोर इक्विटी। रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सर हमें यहाँ पर डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी। डिविडेंड का मतलब क्या होता है सर? सर डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। क्या होता है बेटा? लाभांश। और लाभांश का मतलब क्या होता है? लाभ का अंश, लाभ का अंश। अब सर लाभ का अंश थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ। देखो बेटा क्या होता है बेसिकली कि मान लो किसी भी कंपनी ने ये 100 रुपए कमाए, कितने रुपए प्रॉफिट कमाया हमने? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए में से हमने मान लो इंटरेस्ट, टैक्स ये सब हटा के 30 रुपए दे दिया, अभी कितना बचा सर? 70 रुपीज। अब इस 70 में से ये 70 जो है इसको हम बोलते हैं सर प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा हुआ है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? बिजनेस के मालिकों में। और बिजनेस के मालिक कितने? दो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड या लाभांश। ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास अवेलेबल है, इस प्रॉफिट में से पहला हिस्सा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और अगर बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी को। सर आप क्या कहना चाह रहे हो क्या कि 70 रुपए अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो 70 के 70 रुपए पूरे अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बनते हुए तो हम पहले उनको दे देंगे, इक्विटी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा? हाँ सर ये भी हो सकता है कि 70 रुपए अगर हमने कमाए तो 60 रुपए अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस के बन रहे हैं तो हम प्रेफरेंस को 60 रुपए दे देंगे, बचे हुए 10 रुपए इक्विटी के हो जाएंगे। सर अगर इसमें से कम ज्यादा हुआ तो वो बेटा अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, वो सब कंपनीज एक्ट के अंदर में लिखी हुई गाइडलाइंस है ना। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? सर इक्विटी शेयर्स तो चूंकि देखो मम्मा है तो मम्मा के हाथ में अधिकार होता है कि घर के सारे डिसीजंस वो लेंगे। वैसे ही मम्मा का घर कौन है? कंपनी। अब उस कंपनी के सारे डिसीजंस कौन लेगा? मम्मा। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं हैविंग वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग के अधिकार होते हैं। दोस्तों समझ में आई बात कि इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिसके पास वोटिंग राइट्स तो होते ही होते हैं। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स की दूसरी खासियत क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स की दूसरी खासियत देखो बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्या है। प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल बिफोर इक्विटी। प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल बिफोर इक्विटी। सर शेयर कैपिटल का पेमेंट क्यों करेंगे हम? भले मालिक का पैसा, फॉर एग्जांपल बेटा हमने लिया तो बाहर वाले से ही पैसा है ना, भले वो मालिक है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे लिए भी तो बाहर वाले है ना। समझो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। पहला दिन याद करो जब मैंने आपको बोला था कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। अब समझना अच्छे से कि सर जब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और इस कंपनी के सेपरेट लीगल जब एंटिटी है तो कंपनी का अपना खुद का अलग बिजनेस है, कंपनी अलग है और कंपनी में काम करने वाले लोग उसके बिजनेसमैन, उसके मालिक अलग है। तो देखो जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कंपनी अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में चली जाए कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़े, बोले तो बंद करना पड़े, तो जब बंद करेंगे तो क्या करेंगे? हम हमारे बिजनेस की सारी की सारी एसेट्स को सेल कर देंगे, फिर हमारी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचा तो फिर हमारे बिजनेस के कैपिटल का पेमेंट करेंगे। तो जब कैपिटल का पेमेंट होगा उस समय पर भी सबसे पहला पेमेंट किसका होगा? मेहमान का। फिर अगर पेमेंट बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आई बात समझ में? इसी कारण इसको बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैविंग मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड। सबसे ज्यादा रिस्क भी उनकी है तो रिवॉर्ड भी उनका है। अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ हमारी कंपनी को तो मान लो सबको देने के बाद अगर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बचा तो भी वो पूरा प्रॉफिट किसका हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। हैविंग मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड पॉलिसी। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी क्या देखा? शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। अब देखो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो भी कई कैटेगरीज के होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जब हमारा बांटा गया था तो उसमें कई कैटेगरीज का ध्यान रखा गया था। उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो थी वो थी डिविडेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। व्हाट आर दे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट आर दे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ऑन द नेक्स्ट बेसिस रिडम्पशन बेसिस पर देखेंगे हम तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और लास्ट एंड लीस्ट वो जो है क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल। सर समझ में नहीं आया, अभी मैंने समझाया नहीं, ध्यान से सुनो।
सर जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे थे तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने 8 कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले कैटेगरी क्या हमने बेसिक क्या माना, डिविडेंड बेटा। अब डिविडेंड का मतलब मैंने पिछली बार भी समझा था, लाभांश, लाभ का वो हिस्सा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो डिविडेंड का वो हिस्सा, अब देखो क्या हुआ, बेसिकली मान लो ये 2015 साल चल रहा है, राइट। तो देखो 2015 में मान लो प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे, वो था मान लो 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू कर रखे थे। कितने? 10,000। चलो 1 लाख मान लो। हर शेयर पर हमें 12 रुपए के हिसाब से डिविडेंड देना था, बोले तो 1,20,000 रुपए देना था। ठीक है, अब 1,20,000 रुपए हमें 2015 में देना था। 2015 में हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमने नहीं दिया। 2016 में आया मैं, जब 2016 में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने नहीं दिया। जब मैं 2017 में आया, और अगर मैं 2017 में 1,20,000 2015 वाले, फिर 1,20,000 2016 वाले, और फिर 1,20,000 इस साल वाले, अगर मैं टोटल मिला के 3,60,000 एक साथ पेमेंट करूंगा किसी प्रेफरेंस शेयर्स पर, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, जिस पर पैसा पिछले कई सालों का इकट्ठा होकर भी मिल सकता है बिफोर पेमेंट टू इक्विटी। मम्मा को देने से पहले हमें मेहमान को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमें उसी साल मतलब इकट्ठा होकर भी अगले 2-3 साल 4 साल का इकट्ठा पेमेंट भी हम कर सकते हैं, इफ इन केस इफ वी डू नॉट हैव एडिक्वेट प्रॉफिट्स। देन सर नॉन क्यूमुलेटिव बिल्कुल अपोजिट उसका, कि सर ऐसे शेयर जिस पर पैसा मतलब कि क्यूमुलेट नहीं हो सकता। क्यूमुलेट ये कहां से वर्ड आया है? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है हमने क्या? स्टैटिस्टिक्स के अंदर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे, टोटल करते थे। वैसे ही यहां पर 1,20 1,20 1,20 ऐसे टोटल होते चला गया, और 360 हमें 2017 में पेमेंट करना पड़ेगा। डन। अगला देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। सर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? मान लो कंपनी जो है, कंपनी ऐसे ही मस्ती मजाक में तो चलती नहीं होगी। अब कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए, क्या कमाए? प्रॉफिट्स। अभी जो प्रॉफिट्स कमाए ये बहुत एक्सेस अमाउंट में भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो सरप्लस प्रॉफिट आए, अगर ये सरप्लस प्रॉफिट में भी अगर ये अधिकार रखता है, और इसको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं कि अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे, और नहीं तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। डन। अगला जो है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ बेटा? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। व्हाट आर दैट मीन? रीपेमेंट करना। और हमारे कंपनीज एक्ट बोलता है कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स हम 20 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते हैं, हमें 20 साल के अंदर में उसका रिडम्पशन करना ही होगा। इररिडीमेबल लगभग नहीं के बराबर चांस होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो। तो देखो रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब उसका पेमेंट रीपे कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आज मान लो 2000 चल रहा है, और 2000 में हमने किसी से 100 रुपए लिए, और अगर ये हमने 15 साल के लिए लिए है तो 2015 में हमें 100 रुपए वापस देने होंगे सामने वाले को। और अगर हम 2015 में 100 रुपए वापस देंगे तो ये कहलाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका रीपेमेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे शेयर्स इशू कर रहे हैं जिसका पेमेंट हमें रीपे नहीं करना है, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डन। लास्ट एंड लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। अब भैया प्रेफरेंस शेयर्स बोले सर हम तो नाराज हो गए यार। मैंने बोला क्या? बोले आपने बोला सर 2015 16 17 तीनों के प्रॉफिट भी नहीं दिए, हम क्यूमुलेट भी नहीं हो रहे हैं, और आप हमको पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया एक और चांस है, एक काम करो आप है ना कन्वर्जन ले लो। सर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? जब कोई प्रेफरेंस शेयर्स को हम किसी दूसरी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऐसे शेयर्स को हम क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये कहलाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड ज्यादा है, या अभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि दिख नहीं रहा है, या प्रॉपर कुछ भी तकलीफ आ रही हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डन। देखो अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे, हम लोगों ने अभी तक बात क्या करी थी? सर शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके भी बाइफरकेशन के बारे में अपन ने बात करी थी, उसके भी और कितने टाइप्स होते हैं। 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उसके राइट्स और उसकी डिटेलिंग अपन ने देखी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कि मार्केट में जब कोई शेयर इशू होता है तो वो कितने रुपए में इशू होगा, ये भी तो सबसे बड़ा कंसर्न है ना। देखो भाई जब हम कोई शेयर मार्केट में इशू करेंगे तो सर हम उसको एट पार या फेस वैल्यू बोले तो उसका बेसिक डिनोमिनेशन पर उसको मार्केट में इशू कर सकते हैं। सर क्या मतलब? याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 1000 करोड़ वाला। 1000 करोड़ वाला एग्जांपल याद है क्या? कि 1000 करोड़ की जरूरत है हमें और 10 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं हम,
यानी कि 100 करोड़ के शेयर इशू करना पड़ेंगे। अब ये 100 करोड़ के शेयर्स, हर शेयर पर 10 रुपए आएगा। ये जो 10 रुपए हमने माना है ये है इसकी फेस वैल्यू, या इसके हम बोलते हैं एट पार। समझ में बात कि 10 रुपए में हम लोग शेयर को इशू कर रहे हैं। अगला जो है वो क्या है, एट प्रीमियम। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का, आपको बिजनेस स्टडीज का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं मुझे। मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होते हैं, उसके अंदर में सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें होती है। ठीक है, अभी बेसिकली आप लोग को सिर्फ इतना सा अंडरस्टूड करना है कि जब भी कोई रेप्यूटेड फर्म या कोई बड़ी फर्म मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स को कभी भी फेस वैल्यू पर इशू करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हमने इतने महंगे, इतनी मेहनत करके और इतने दिनों इस ऑर्गेनाइजेशन को देने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को इस स्तर तक लेकर आए हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल हमने क्रिएट करी, तो इस गुडविल की वैल्यू भी चाहिए हमें। आपको गुडविल बहुत अच्छे समझ में आएगा जब आप 12th क्लास का वॉल्यूम 1 पढ़ रहे होंगे। वॉल्यूम 1 में आप पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे होंगे, राइट। आप जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे होंगे बॉस, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि गुडविल की वैल्यू क्या होती है। अभी सिर्फ इतना समझो कि 10 रुपए का शेयर है तो टाटा मोटर्स, आप इसको 10 रुपए में इशू नहीं करेंगे मार्केट में। उनको पता है टाटा मोटर्स की रेपुटेशन है, उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लोग खरीदना पसंद करेंगे, तो वो 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा में बेचेंगे। तो जितने एक्स्ट्रा में इसको हम बेचते हैं, मान लो 10 रुपए का शेयर हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, यानी कि 12 रुपए में बेचा, तो अगर हमने 10 का शेयर 12 पे इशू करा उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। सर एक बार फिर से, कि जब हम फेस वैल्यू के साथ में एडिशनल पैसा भी चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, एडिशनल पैसा भी चार्ज करते हैं हमारी गुडविल का, हमारी रेपुटेशन का, हम उस पैसे को क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम जब मिलाकर हम एक वैल्यू तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। बात समझ में आई क्या? तो 10 का शेयर 12 में इशू करेंगे, 10 रुपए फेस वैल्यू के, 2 रुपए प्रीमियम के, यानी कि 12 रुपए में शेयर इशू होगा। और ये जो 2 रुपए हमने प्रीमियम के चार्ज करें इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी देर के बाद हम लोग जब जनरल एंट्रीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है। आई बात समझ में? सर तीसरा जो है वो डिस्काउंट, नहीं बेटा कतई नहीं। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट साफ माना बोलता है कि आप कोई भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। वहीं सेक्शन 54 ये बोलता है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप इशू कर सकते हैं कहीं पर, डिस्काउंट पर। बात समझ में आई क्या? सर डिस्काउंट पर इशू क्यों नहीं कर सकते? भाई कोई भी कंपनी 10 रुपए चाहती है, अब 10 का शेयर अगर वो 8 रुपए में इशू करेगी तो कंपनी को 2 रुपए का लॉस होगा। और कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम कस्टमर का भी, मतलब कि हम शेयर होल्डर का भी और हम कंपनी का, दोनों को ही लॉस नहीं चाहते हैं। 10 में कस्टमर भी लॉस में नहीं रहेगा और कंपनी को भी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, बेसिकली यहाँ पर डिस्काउंट पर शेयर इशू होने का मना बोल देती है। सेक्शन 53 पहले हुआ करते थे, अब ये इशू होना बंद हो चुके हैं। हम इसके बारे में जब बेसिक जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरिफाई तरीके से समझ में आएंगी चीजें। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ या ना? पक्का? बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर आप लोग के लिख रखा है नाम ना। हम सेक्शन 53 को मानते हुए डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सेक्शन 54 क्या बोलते हैं? सर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को, सर ये क्या होते हैं? आज का आपका होमवर्क है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है सर व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर्स। आई बात समझ में? नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, अगला जो टॉपिक बेटा हमारे पास आएगा वो क्या है, वेज ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स ऑन शेयर्स। अब हमने 10 रुपए के शेयर्स, मान लो 1000 करोड़ के शेयर्स, 10 रुपए का 100 करोड़ शेयर हमने मार्केट में इशू करे। तब ये 100 करोड़ शेयर्स को हमने इशू करा तो इसके दो कारण हो सकते हैं। सर हमें पैसों की जरूरत है फॉर कैश, एक तरीका। हाँ सर हमें पैसों की जरूरत है, ओके। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि हम किसी और दूसरा तरीके के लिए इशू करें। बेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि शेयर्स दो तरीके से इशू हो सकते हैं। एक तो हम कैश के लिए, मतलब कि हमें पैसों की जरूरत है, हम तब भी इशू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो क्या है सर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली कोई भी शेयर जो हमने इशू करा वो किसी और दूसरे, जैसे हमने किसी वेंडर को पेमेंट करा, हमने कोई मशीनरी खरीदी, हमने कोई बिजनेस परचेस करा, इसके लिए भी इशू किया जा सकता है। अगर हम कैश में शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो सर उसमें पेमेंट आने के दो तरीके रहते हैं। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, हमें पैसों की जरूरत, हमने 10 रुपए पूरे एक साथ कॉल कर दिए। 10 रुपए जब हमने एक साथ मंगाया तो वो कहलाता है लमसम। क्या कहलाता है? लमसम। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं, एक बार जो थामे हाथ जिंदगी भर ना छोड़े साथ। एक साथ में जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? लमसम पेमेंट।
लेकिन वही मैं बात करता हूँ इंस्टॉलमेंट की, तो भैया इंस्टॉलमेंट वो है जो जरूरत के हिसाब से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे क्या चल रहा है, कोरोना, कोरोना के चलते आप लोगों को बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए आपकी, ना कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों के लिए जाना चाहिए, राइट। क्योंकि हमें जितनी जरूरत है हम सिर्फ उतना ही कंज्यूम करेंगे। महात्मा गांधी बोला करते थे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। बात समझ में आई? मतलब कि इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है किसी एक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए, उसकी नीड्स, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। देखो, और अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट सबसे पहले एप्लीकेशन के रूप में आएगा। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये हमारा एक शेयर होल्डर भाई है, इस शेयर होल्डर का नाम है रॉनी, ठीक है। अब ये शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है। अब ये रॉनी भाई कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, तो हमने रॉनी भाई से बोला रॉनी भाई 10 रुपए एक शेयर है, बोले सर एक बार में ले लो। मैंने कहा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। रॉनी बोला सर कितने दे दूं? मैंने बोला तुम्हें कितने शेयर्स चाहिए? रॉनी बोले सर 100 शेयर्स चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई। रॉनी भाई 100 शेयर्स चाहिए, तो मैंने बोला कि हर शेयर पर आप 2 रुपए भेज दो। बोले तो 200 रुपए भेज दो। तो 200 रुपए अगर आप भेज दोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने 100 शेयर्स के लिए 200 रुपए के साथ में एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया। हाँ यार पक्का। अब मैंने एक रजिस्ट्रेशन मान लिया। अगला वाला जो टॉपिक आएगा उसमें आपको बहुत गहराई से समझ में आएगा कि ये 200 रुपए का क्या फंडा होता है पूरा। अब ये जो 200 रुपए मेरे पास एप्लीकेशन के रूप में आ गया। अगली चीज सर, अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं सामने वाले को, मेरे पास सामने वाले कितना डिमांड कर रहा है, 100 शेयर्स चाहिए मुझे। अब मैं उस 100 शेयर्स के बदले उसको कितने शेयर्स दे रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी 100 शेयर्स उसको दे रही है, तो अब अलॉटमेंट, उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। पहले हमारे पास पैसा आया कि हमें सर इतने शेयर्स की जरूरत है। रॉनी ने बोला सर मुझे 100 शेयर्स चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है भैया एप्लीकेशन का पैसा 100 शेयर्स के रूप में आप भेज दो। 2 रुपए उसने भेज दिए। अभी भी कितने रुपए बाकी है हर शेयर पर? 8 रुपए। हमने बोला चलो 3 रुपए की जरूरत अब मुझे तब है जब मैं शेयर्स तुमको दूंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब आप 3 रुपए मुझे कब दे दोगे? अलॉटमेंट पे। यानी कि 2 रुपए कब आ गया? इंस्टॉलमेंट पे, एप्लीकेशन पे आ गया। 3 रुपए कब आया? अलॉटमेंट पे आया। अब मुझे 2-3 महीने के बाद फिर जरूरत पड़ी, तो मैंने बोला चलो ठीक है 2-2.5 रुपए मैंने इस पे मंगा लिए अलॉटमेंट पे। अभी कितने बचे? 2.5 रुपए। अब ये 2.5 रुपए मैंने कब मंगाए? सेकंड कॉल पर 2-3 महीने के बाद। यानी कि मैंने 10 रुपए मंगाए हैं, लेकिन मैंने हर व्यक्ति से उसको टुकड़े में मंगाए। बात यहाँ तक समझ में आई है? इसका अगला टॉपिक हम लोग चलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? शेयर्स क्या, उसके बारे में बहुत सारी पिक्चर पढ़े थे सर। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। समझना बहुत बारीकी से है सर। कंपनी को पैसों की कितनी जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या करा? शेयर्स इशू करे, ठीक है। अब जब कंपनी ने पब्लिक को, जनरल पब्लिक को जितने शेयर थे, वो कंपनी ने जनरल पब्लिक को इतने शेयर्स इशू करे जितना पैसा कंपनी चाहती है उतना, ठीक है। वही, लेकिन जितना पैसा कंपनी चाहती है, क्या जरूरी है कि पब्लिक कंपनी को उतना ही पैसा दे देगी? नहीं, ये जरूर है कि जितना पब्लिक देना चाहती है उतना पैसा जरूर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे उसके बदले में पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदने की डिमांड करी है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। हाँ या ना? एक बार फिर से सर कंपनी जब मार्केट में शेयर लाती है तो उसको हम बोलते हैं इशू करना, लेकिन वहीं उस पर जब पब्लिक को रिस्पांस देती है कि मुझे 10 शेयर्स चाहिए, 100 शेयर्स चाहिए, 500 शेयर्स चाहिए, 1000 शेयर्स चाहिए, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन करना। बात समझ में आई? तो सब्सक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बार बेसिक पॉइंट समझना जरूरी है बेटा, आपको समझो बारीकी से, समझना अच्छे से। और क्या चीज है सर यहाँ पर? अगर बात करो सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन के लिए मान लो कंपनी ने मार्केट में इशू करे 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स, हर शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए, राइट। अब सर पहली सिचुएशन, हमने 15,000 शेयर्स इशू करे, तो हमें 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिल जाए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भैया बंदा हमारा खुश हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम खुश, हैप्पी बिल्कुल कि भैया हमें जितने शेयर्स की जरूरत थी उतने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल गई। बहुत बढ़िया। इसको हम बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन, कि जहां पर हमारा इशू हमारे सब्सक्राइब के बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगली जो सिचुएशन आती है वो बहुत ही खराब सिचुएशन है, जहां पर हमारा थोड़ा सा रोने का मन करेगा और यहाँ पर हम थोड़ा सा रो देंगे। रोने का कारण क्या है बेटा? सिर्फ एक कि सर हमारा शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हो गए, तो वो क्या हुआ? हम कम इशू कर देंगे। नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है, देखो जहां से एमसीक्यू आएगा इस साल, कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी 90% ऑफ इशूड शेयर्स। मतलब हमने अगर 15,000 शेयर्स इशू करे तो 15,000 का 90% मतलब 13,500 शेयर्स
कम से कम इतनी एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए, तब जाके आप मार्केट में शेयर्स इश्यू कर सकते हो। और अगर नहीं आई इतनी एप्लीकेशन तो आप मार्केट में शेयर इश्यू नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो सर सेबी गाइडलाइंस क्या बोलती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। याद रहे एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने पहली दफा एमसीक्यू चालू करे, दूसरी बार इस साल आएंगे, तो चांस बन सकता है कि वो आपसे 90% एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में, वो आपसे ट्रू फॉल्स में, या मे बी पॉसिबल वो आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछ ले। बात समझ में आ रही है? देखो अगला सर, इसके बाद तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। वहीं अगली सिचुएशन जो आती है, सर ये भी तो हो सकता है कि 15,000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन इशू लाए, तो 15,000 एप्लीकेशन आ गई, 15,000 के लिए इशू लाए, 11,000 एप्लीकेशन आई, कम आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। सर बहुत ज्यादा भी तो हो सकती है, हमने लिखा 22,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। हमें चाहिए कितने का पैसा था? 15,000 शेयर्स का, और हम इससे ज्यादा इशू कर नहीं सकते मार्केट में, क्योंकि हम इशू इतने करा है, लेकिन एप्लीकेशन कितने गई? 22,000। अब 22,000 को देखते हैं, हमारा भाई थोड़ा सा उदास हो गया और वो क्या सोचने लगा, कह रहा है कि इस 22,000 का मैं बेसिकली करूंगा क्या? तो सर यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है उसको हम बोलते हैं रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है? सर 22,000 आई है, हमें 15,000 चाहिए, आप एक काम करो 7,000 को रिजेक्ट कर दो, खत्म, कैंसिल, पूरे 7,000 रिजेक्ट कर दो। लेकिन 7,000 रिजेक्ट करने से हुआ क्या? अगर हम मान लो बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, हम मान लो हमें टाटा इंडस्ट्रीज, अब टाटा इंडस्ट्रीज बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, और इस रेपुटेटेड कंपनी ने अगर रिजेक्शन करा तो अगली बार शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा हमारे इसमें पैसा। तो फिर हम दूसरा ऑप्शन पा रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। वेरी 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 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन के बीच की सिचुएशन बनेगी। यही वो टॉपिक है बेटा जो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? सर थोड़ा सा बारीकी से समझना। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है? 22,000 शेयर्स की, और हम देना कितना चाहते हैं? 15,000 शेयर्स को। हम 15,000 शेयर से ज्यादा दे नहीं सकते, लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास 22,000 आई है और हम पूरे 7,000 रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? सर हमने एक रेशो बनाया, 22:15 का एक रेशो बना। अब 22:15 का एक रेशो बना तो क्या हुआ कि जिसने 22 शेयर्स की डिमांड करी, हम उसे सिर्फ 15 शेयर्स देंगे और बचा हुआ पैसा रिफंड कर। तो देखो अपन ने क्या करा था यहाँ पे कि 22 शेयर्स की एप्लीकेशन है, उसके बदले में कितने शेयर्स दिए? 15, राइट? तो 22 के बदले में 15 दे दो। सर 7 का पैसा जो एक्स्ट्रा है वो 7 एप्लीकेशंस पर जो पैसा एक्स्ट्रा आया है बेटा, अपन क्या, दो ऑप्शन है यहाँ पर। हो सकता है कि अपन उसको पैसे को रिफंड कर दें, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो उसको हो सकता है कि अलॉटमेंट पर या आगे किसी भी कॉल्स में एडजस्ट करें। बात समझ में आई कि सर अगर हमने पैसा तो 22 शेयर्स पर आया होगा, लेकिन हमने दिया सामने वाले को 15 ही शेयर्स हैं, तो एक्स्ट्रा जो 7 शेयर्स पे पैसा वो क्या करेंगे? तो वो या तो रिफंड कर सकते हैं, और या तो फिर आगे वाले शेयर्स में एडजस्ट कर सकते हैं। और आखिरी जो है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि सर हम हो सकता है ना कि 22 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो 15 शेयर्स दे सकते हैं, प्लस 7 शेयर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, तो अपन ने अभी तक देख लिया है टाइप ऑफ शेयर्स, उसके इशू होने के तरीके, उस पर आने वाले प्राइसेस और बहुत सारी चीजें। अब हम देखते हैं कंपनी के बारे में। सर कंपनी कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन सब बच्चों के मन में कब से आ रहा होगा। चलो आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ही देते हैं। कंपनी बेसिकली अपन, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूं आपको कि कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा प्रेजेंट एक्ट है, या तो वहां बनी हो, और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट, या तो प्रीवियस किसी भी कंपनी लॉ में वो बनी हुई हो। कंपनी एक्ट में अगर वो तैयार हुई है तो वो क्या कहलाएगी? कंपनी। तो जब बेटा हमने कंपनी को बांटना शुरू करा तो ऐसे तो जनरली 10-15 तरह की कंपनी होती है, लाइक रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इसके बाद लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, से तमाम प्रकार की होती है, बहुत सारे तरीके की। लेकिन फिर भी हमें 12th लेवल पर 12th बेस पर सिर्फ जितना पता होना चाहिए, जितना हमारा सिलेबस का कंटेंट, उतना बता रहा हूं आपको मैं अभी, कि अगर आप कंपनी की काइंड्स देखो तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि मेंबरशिप के बेसिस पर कैसे डिवीजन हुआ। इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी किसकी बेटा? लायबिलिटी होगी हमारे शेयर होल्डर्स की। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना?
देखो ये हमारे दोनों शेयर होल्डर्स है, ये शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में एक कॉम्बिनेशन है। अब शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी के बेसिस पर डिपेंड होती है चीजें। तो सर लायबिलिटी के बेसिस पर अगर देखूं तो दो टाइप की कंपनी होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में बताया गया है कि एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दूसरी होती है अनलिमिटेड। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब क्या हुआ, जहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। बात समझ में आ रही है। अगर आप बुक रेफर करेंगे टीएस बेवाल तो आपको बकायदा इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस मिलेंगी, नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या होती हैं। मैं सिर्फ बेसिक बता दे रहा हूं आपको कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहां पर जिसकी लायबिलिटीज बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है, ये कहां बताया गया है, 2 सबसेक्शन 92 में। और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब क्या है सर, फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है। वाइंड अप होना मतलब कि कंपनी बंद हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है या कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। अब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो उस समय पे क्या होगा, कंपनी अपने सारे एसेट्स को सोल्ड करेगी, पहले तो बेचेगी और उससे अपने बिजनेस की सारी लायबिलिटीज को चुकाएगी। ठीक है, अब जब कंपनी एसेट्स को बेचेगी और लायबिलिटीज का पेमेंट करेगी और उसमें लायबिलिटी का पेमेंट करते समय कम पड़ गया तो फिर हमारे शेयर होल्डर्स को घर से अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा लेकर आना पड़ेगा और इस लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, अनलिमिटेड। यहाँ पर लायबिलिटी कोई निश्चित नहीं है कि कितनी होगी आपकी। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दो प्रकार से हो सकती है सर, लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। सर लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक शेयर होल्डर है, कंपनी है, कंपनी का एक शेयर होल्डर है, मान लो इसका नाम है ध्रुव। अब ये ध्रुव भाई जो है ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर है और कंपनी के जो शेयर होल्डर है ये कंपनी को क्या करते हैं, बेसिकली इन्होंने गारंटी दे रखी है कि कंपनी के वाइंडिंग अप के समय पर मैं 100 रुपए दूंगा। तो जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो और जहां पर किसी शेयर होल्डर ने पर्टिकुलर गारंटी दे रखी हो कि मैं कंपनी को वाइंडिंग अप के समय पर या जरूरत के समय पर इतना पैसा अवेलेबल करवाऊंगा या इतनी पैसा दूंगा, इसकी जब कोई व्यक्ति गारंटी देता है तो हम उसको बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी वाली है और उसकी लिमिट कहां से है, गारंटी से है। वहीं लेकिन अगर मैं बात करता हूं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मान लो यही हमारे ध्रुव भाई है, ध्रुव भाई ने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, 100 शेयर्स 10 रुपए के, बोले तो 1000 रुपए के शेयर्स हो गए। अब इसमें से ध्रुव भाई ने हमें 800 रुपए दे चुके हैं, बताओ कितने रुपए बाकी है, अभी भी 200 रुपए। तो ये 200 रुपए तक की ही इनकी लायबिलिटी है क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स पर जितना अमाउंट उनका अनपेड है, बोले तो बकाया है, सिर्फ उतना ही उनको पेमेंट करना है। व्हाई, बिकॉज इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कॉन्सेप्ट समझ में आया है पक्का। अगली साइड में हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो दोस्तों हम लोग अभी तक देखे थे हमने काइंड्स ऑफ कंपनी, उसमें सबसे पहला कंपनी क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने के बेसिस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि सर एग्जाम में आता है क्या, तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, बट मे बी पॉसिबल, वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो बेसिस ऑफ मेंबरशिप के बेसिस पर अगर हम देखें तो 3 टाइप की कंपनीज होती है, 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। सर मेंबरशिप के बेसिस पे क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर हम लोग मेंबर्स को बेस मानते हुए कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं। जैसे ये प्रोविजन जिसको हम प्यार से ओपीसी कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी जो होती है, 1 पर्सन कंपनी जो होती है, इस 1 पर्सन कंपनी की खासियत होती है कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, मतलब एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। बात समझ में आ रही है। और एक अकेला व्यक्ति जो कंपनी खोल सकता है, वो अकेला व्यक्ति किसी एक मतलब कि कोई एक पर्सन ही 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी भी हो सकता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी, या तो आप खुद के एक पर्सन हो सकते हो, एक मेंबर हो सकते हो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी, या तो फिर आप किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी बन सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगली चीज क्या है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, यहाँ ओपीसी को पहचानेंगे कैसे, जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों में या एवरेज जो टर्नओवर है पिछले 3 सालों का वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब एवरेज टर्नओवर का मतलब क्या हुआ था, सेल्स मान लो एक तरीके से कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लो मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का। अब कपड़े बेचने का बिजनेस और मेरी ओपीसी 1% कंपनी है, तो 1% कंपनी कपड़े बेचने का काम कर रही है, और अगर उसका टर्नओवर पिछले 3 सालों का टोटल मिलाकर या एवरेज मिलाकर मानूं तो अगर 2 करोड़ को क्रॉस कर गया, इसका मतलब कि हम अब ओपीसी के लायक नहीं बचे, अब हमें अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा रिसेंटली अभी एडेड 2013 के प्रोविजंस में ही आया है, ये नया एडेड। इससे पहले सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज ही हुआ करती थी, ठीक है। और इसका पेड अप शेयर कैपिटल में आज से जो भी वर्ड लिखना है, पीयूएससी का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल, जितना हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। नहीं जानते हो क्या होता है तो इसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो, पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, यानी कि 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल भी नहीं जाना चाहिए, और 2 करोड़ से ज्यादा आपका पिछले 3 सालों का एवरेज एनुअल टर्नओवर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो यू कैन बी अ 1% कंपनी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सर अगला जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है सर? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी कितनी सिंपल डेफिनेशन, अब भी 2 वर्ड में याद हो जाएगी, मेरे साथ दोहराओ एक बार कि सर पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बोले एक बार फिर से, क्या बोला मैंने? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। डन सर। तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं, वो क्या है? पब्लिक है। अरे वाह सर, ये तो क्या मजाक की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, ऐसी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जिसको लॉ ने बता रखा है, कंपनीज एक्ट ने बता रखा है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। और तीसरा जो पॉइंट इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन आल्सो बी अ पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी क्या होती है? मान लो ये एबी एक गवर्नमेंट कंपनी है, अब इस एबी गवर्नमेंट कंपनी ने किसी सी कंपनी के ऊपर अधिकार रखती है। मान लो सी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स ए बी कंपनी होल्ड करती है, तो ये हो जाएगी, ए हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और सी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। डन? यहां तक बात समझ आई? फिर से एक बार, सर ए बी कंपनी ने सी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद रखे। अब ये जो 51% शेयर खरीद रखे मतलब कि 100 में से 51 खरीद रखे, यानी कि आपने ज्यादा खरीद रखा है। अब ज्यादा खरीद रखा तो कंट्रोल आपका ही है, इसका मतलब आप होल्ड कर रहे हो इस कंपनी में, और ये कंपनी क्या बन गई? ऑटोमेटिकली सब्सिडरी। तो अब चूंकि ये जो कंपनी ये पब्लिक है, ये भी कंपनी पब्लिक है, तो इसकी सब्सिडरी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पब्लिक। समझ में आई बात? तो देखो, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रहे कि सर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट आप कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो अगला है, वो है कंसेप्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, वो बोलते हैं सर प्राइवेट कंपनी समझाओ बच्चों को। मैंने कहा ठीक है। बोले सर प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? रोक, यानी कि आप ये एक शेयर होल्डर है, मान लो ए नाम का, ये बी नाम के शेयर होल्डर को मतलब कि अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता क्योंकि पब्लिक कंपनी का फंक्शन है, वो उसके रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप पब्लिक कंपनी बना लो, आप प्राइवेट कंपनी में रहो ही मत। दूसरी चीज क्या है? मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। मतलब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम 2 हमारे 200, याद रहेगी चीज, हम 2 हमारे 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। डन? आप 200 मेंबर्स को अलग अदरवाइज मतलब बेटा कि हम दो मतलब कि मैं और मेरी वाइफ और हमारा 200 बच्चे, ऐसा नहीं है, वो सब मजाक की बात है। हम 2 मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। कंसेप्ट समझ में आया है? अगला क्या है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक ऑफर। सर हम अभी तक बात कर रहे थे मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी पर सीधी रोक लगी हुई। प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती। वो कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। एक और बात के साथ अपना लेक्चर खत्म करूंगा बेटा। पब्लिक कंपनीज के नाम के पीछे लगा रहता है लिमिटेड ओनली। क्या लिखा रहता है? लिमिटेड। प्राइवेट कंपनीज के नाम के पीछे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड।
ठीक है। और ओपीसी के पीछे लिखा रहता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। याद रहेगी ये चीज, समझ में आई है बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करना। थैंक यू सो मच।